नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की यहाँ रहने वाले जितने हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। तो लोकल न्यूज़ में इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त ईडी की कार्रवाई ज़ोर शोर से चल रही है हैदराबाद में, और इसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। आज जो सबसे बड़ी अहम खबर है कि जो ईडी ने आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और जो कांग्रेस के नेता भी हैं उन पर जो है ईडी ने जो है समन भेजा है, और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान धन की जो है हेराफेरी की थी। और कांग्रेस नेता का ये पहला समन है। और जो है ये मामला हैदराबाद के उप्पल में जो राजीव गांधी स्टेडियम है उसमें जो 20 करोड़ का उनको जो रुपए दिया गया था, जो कीमत दी गई थी डीजल और जनरेटर के लिए, उसमें हेराफेरी का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो कांग्रेस के नेता हैं पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, उन पर भी ईडी की कार्रवाई की गई थी। कुछ दिन पहले ही 27 सितंबर को उन पर ईडी ने जो है उन पर छापेमारी की थी, उनके फार्म हाउस पर, उनके बेटे के यहाँ भी और उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी की थी ईडी ने। इस मामले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल रिदा, जिस तरह से आज जो टीम इंडिया के पुराने कैप्टन थे और एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, उसके बाद वो राजनीति में आए और कांग्रेस पार्टी से वो जीते और इस बार लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए थे तेलंगाना से। उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई है और उनको आज ही पेश होना है। ठीक है जी, आज ही पेश होना है। और उन पे जो ये डीजल और जो क्या बोलते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम जो है या फिर छतरी से रिलेटेड जो भी वो है क्या बोलते हैं केस है, उसमें जो क्या बोलते उन्होंने बोला है कि 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला है। ठीक है, जी, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला, उसमें आज उनको पेश होना है और उसके बाद फिर वो चीज़ सामने आएगी कि इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन इस तरह आप देखें कि तेलंगाना में पिछले दिनों में भी जैसा आपने बोला कि पोंगुलेती श्रीनिवास रेड्डी के जो फार्म हाउस है उस पर भी ईडी ने छापेमारी की थी, उस दौरान भी कुछ भी सामने नहीं आया। उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि उसके बाद एक जब देखिए सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट वो नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई होती है। जिस तरह से मतलब अगर देखें तो क्या बोलते हैं मतलब कई ऐसे राज्य हैं जिस तरह से चाहे वो केजरीवाल हों या फिर हेमंत सोरेन हों, उनको लेकर के भी ये हुआ है, उन पे भी ईडी की तरफ से अरेस्ट किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्हें बाहर किया गया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त देश में अब जैसा पहले बोला जा रहा था कि इस बार जो रिज़ल्ट आया है बीजेपी का, जो सीटें कम आई हैं, उसके बाद शायद ये चीज़ें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से इस वक्त ईडी और सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, उससे भी ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन पे काफ़ी प्रेशर है। जिस तरह से ये चीज़ें और वो लोगों को समन भेज रहे हैं, और जिस तरह आज जो खबर आई है कि मतलब जिनको समन आया उनको आज ही पेश होना है, मतलब आज ही जाना, उनके पास जो नोटिस आया उसमें आज ही जाना अजहरुद्दीन को। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है तेलंगाना के लिए। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई है जिसमें इंडिया के पूर्व कप्तान मतलब क्या बोलते हैं वो कप्तान भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं इस वक्त, उनको जो है ईडी का वो आया नोटिस जिनको आज ही पेश होना है। और ये जो है क्या बोलते हैं 20 करोड़ रुपए से मतलब उसका हेरा फेरी का मामला है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम उप्पल का। तो ये एक क्या बोलते देखना अहम होगा कि इसमें आगे की कार्रवाई कहाँ होती है और क्या होती है। तो जी, जैसा कि आपने बोला कि जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ पर ईडी अपनी ज़ोर शोर से कार्रवाई करता है। हालांकि देखा जाए तो कुछ टाइम पहले ही जो बीआरएस की जो नेताएं हैं के कविता पर, उन पर भी ईडी और सीबीआई की जांच हुई थी, कार्रवाई बैठी थी। हालांकि वो कई टाइम तक जेल में भी रही थी, फिलहाल के दिनों में ही वो जेल से बाहर आई हैं। बिल्कुल, जिस तरह उस वक्त जो है यहाँ पे मतलब बीआरएस की गवर्नमेंट
जो है जानने के कगार पे थी जी। और उसके बाद फिर उनको अरेस्ट किया गया। फिर लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा में ये कहा जा रहा था इलेक्शन में कि कहीं ना कहीं बीआरएस ने जो है बीजेपी को सपोर्ट किया है इनको बाहर निकलवाने के लिए, कविता को। तो उसके बाद कविता बाहर भी निकली। उसी हिसाब से देखा जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं थे अरविंद केजरीवाल, उनको जो है बाहर निकाला गया। उसमें भी ये बातें सामने आ रही हैं कि हरियाणा के चुनाव को मतलब क्या बोलते देखते हुए कहीं ना कहीं उनको बाहर निकाला गया है। और उसके बाद हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से ये कार्रवाइयाँ होती हैं उससे ये तो समझ में आता है कि बीजेपी जो है उन लोगों को टारगेट करती है जो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं, और उनके खिलाफ जो बोलते हैं ऐसा ही नहीं बोलते हैं, वो तथ्य के साथ बोलते हैं। जी। तो बात चल रही है कांग्रेस के नेताओं की। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है वो बहुत ही कहा जाए अगर पूरी तहकीकात के साथ चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर क्योंकि अगर इस तरीके के अगर घोटाले होते हैं तो उसमें जांच पूरी तरह से होना चाहिए और सरकार को भी इसमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल सरकार को साथ देना चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का मसला था, अरविंद केजरीवाल को मतलब वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के कांग्रेस के जो नेता हैं या वहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी कहा था कि आपने कुछ किया नहीं है तो आप समन पे जा क्यों नहीं रहे। उनको कई समन है, उसके बाद फिर उनको सीधा अरेस्ट किया गया था। ठीक है जी। तो अगर आपने कुछ गलत किया नहीं तो आप जा कर के अपनी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, और अगर आपने कुछ किया इसी वजह से आप नहीं जा रहे हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आप मतलब वहाँ नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो है गड़बड़। जी। तो बात चल रही कांग्रेस के नेताओं की। इस वक्त एक कांग्रेस की जो नेता हैं कोंडा सुरेखा, इस वक्त वो बहुत ही विवादों में घिरी हुई हैं और उन्होंने जो एक बयान दिया है वो बहुत ही विवादित है। उन्होंने अपने बयान में जिस तरह से केटीआर पर निशाना साधते हुए उसमें जो अभिनेत्री हैं अभिनेता हैं उनको भी खींचा है, जो टॉलीवुड के अभिनेता हैं उन्होंने जो नागा चैतन्य हैं उनको खींचते हुए उन्होंने कहा है, और जो उनकी वाइफ जो पहले रही थी सामंथा उनको बोलते हुए उन्होंने कहा है कि केटीआर की वजह से ये जो अभिनेत्रियाँ हैं जो जल्दी शादी कर लेती हैं और जो सामंथा और नागा चैतन्य का जो डिवोर्स हुआ है उसमें कहीं ना कहीं केटीआर का हाथ है। केटीआर की वजह से ही उनकी शादी टूटी है। और साथ ही उन्होंने केटीआर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो अभिनेत्रियां हैं उन्होंने जल्दी शादी की केटीआर की वजह से, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स का उनको एक ड्रग्स का आदी बना दिया, उन्होंने रेप पार्टियां की उनके साथ। हालांकि उससे डर कर कई अभिनेत्रियों ने शादी कर ली। हालांकि उनके इस बयान पर कई सारे नेटिजन्स ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कोंडा सुरेखा के बारे में बोलते हुए कहा है कि आप राजनीति में हैं तो सिर्फ आप राजनीति कीजिए, ना कि आप दूसरे लोगों को इसमें घसीटिए। हालांकि जो टॉलीवुड के जो अभिनेता हैं प्रकाश झा, उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बहुत ही गंदी राजनीति है जिस तरह से आप दूसरे लोगों के इसमें घसीटते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कोंडा सुरेखा का ये बयान सामने है, उसके बाद आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी है जी। आज उन्होंने क्या बोलते हैं नागा चैतन्य और उनकी जो पहली वाइफ थी सामंथा उनसे माफ़ी मांग ली है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये केस कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि जो है केटीआर ने एक क्या बोलते हैं एक डिफेमेशन का केस भी करने का वो किया था, ऐलान किया था। वहीं अगर बात करें नागा चैतन्य की तो नागा चैतन्य अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बोले हैं। जिस तरह से उनका मतलब ये डाइवोर्स हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कल उन्होंने जो है एक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सा क्या बोलते हैं वो लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं जो ये तलाक़ का फ़ैसला होता है ये किसी भी आम इंसान की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला होता है। और मैं जिस हिसाब से अब तक अपने फैमिली और अपनी पहली जीवन साथी जो थी उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता था, क्योंकि हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी और वी आर मैच्योर। तो हम लोग मतलब एक दूसरे पे कुछ बोलने से पहले काफ़ी सोचेंगे। और जब हम लोग अलग हुए थे तो उसके कई और रीजंस थे, जिस वजह से ना मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मेरी फैमिली या फिर मेरे जो पहली जीवन साथी थे उनकी जो कैरियर है या उनकी जो ज़िंदगी है उस पर कुछ कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन जिस तरह से वहीं आगे लिखा कि लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो मंत्री हैं कोंडा सुरेखा गारू उन्होंने जो कमेंट किया है वो पूरी तरह से ना तो सिर्फ झूठ है बल्कि वो पूरी तरह से अस्वीकार्य भी है। तो इस तरह से किसी भी लीडर को अगर वहीं अगर बात करें कोंडा सुरेखा तो उन्होंने वो एक रैली में गई थी जहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद बीआरएस के कुछ नेताओं ने उनको जो है कमेंट, बीआरएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको कमेंट किया था। ठीक है, अब उस कमेंट को लेकर के उन्होंने एक ऐसी बात बोली नागा चैतन्य और समंथा के बारे में
जो कहीं ना कहीं मतलब अगर एक हिसाब से देखा जा रहा है तो ये सही नहीं, क्योंकि वो दो लोगों की ज़िंदगी थी और वो फिर अलग हो गए। जी। वहीं अगर आपको बात करनी चाहिए तो आप केटीआर पे बात करें, केटीआर ने या फिर बीआरएस गवर्नमेंट में क्या क्या और चीज़ें हुई हैं, कितने मतलब अगर आपके पास सबूत हैं तो आप बताएं कितने घोटाले हुए हैं, क्या हुआ। लेकिन इस तरह से किसी की पर्सनल ज़िंदगी में जा करके इस तरह के बयान देना वो सही नहीं, क्योंकि आप देखें रिदा कि जब से मतलब इन दोनों का डाइवोर्स हुआ है तो ना इनके फैमिली की तरफ से कोई कमेंट किया गया है और ना ही समंथा की तरफ से कोई कमेंट किया गया इससे मुताल्लिक, ठीक है। तो अब ये जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन उन्होंने आज कोंडा सुरेखा ने माफ़ी मांग ली है और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद वो नहीं था जो पेश किया जा रहा है। जी। हालांकि कई सारे नेताओं के इसी तरीके से बयान आते हैं, जब वो उनके ज़बान से जब बात निकल जाती है तो बाद में उनका यही रहता है कि हाँ कि मैं जो बोलना चाह रहा था या मैं बोलना चाह रही थी, हालांकि उसमें सोशल मीडिया ने या जनता ने दूसरी तरह से, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उन्होंने दूसरी तरह से दिखाया है। हालांकि कोंडा सुरेखा की बात करें तो कोंडा सुरेखा एक कार्यक्रम में गई थी और वहाँ पर जो बीआरएस का ट्विटर हैंडल है उनकी तरफ से उनका एक फ़ोटो निकाल कर उन पर एक भद्दी टिप्पणी की गई थी। हालांकि उसके पलटवार में उन्होंने ये बात की है, हालांकि उनको ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, दूसरे लोगों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि अगर आप पर एक राजनीतिक पार्टी ने टिप्पणी की है तो आप उसको ही घेर कर रखिए, उसी को ये घेरिए। कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोलते हैं, ये जो नागा की फैमिली है उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया, क्योंकि अभी आप कुछ टाइम पहले देखें कि हाइड्रा की कार्रवाई में सबसे पहले इनके जो वो हैं पापा हैं, उनका घर उनका एक वो बना हुआ था जो गिराया गया था, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट को वो कहीं ना कहीं बहुत ही दिल से ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई थी जी, जो उनका एक क्या बोलते हैं एक सेंटर था बड़ा सा, वो गिराया गया था जी। उसके बाद फिर ये अगर एक केस हो गया है तो वो मतलब ये भी सोच सकते हैं इसमें कि ये गवर्नमेंट सीधी सीधी हम पे हमला कर रही है, ठीक है। वहीं हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा पे इस वक्त जो है तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। तेलंगाना के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, जिनका उस जद में घर आ रहा है। वहीं बीआरएस जो है इसको लेकर के वहाँ के लोगों से मिल रही है, जिस क्या बोलते हैं एरिया में ये हाइड्रा की होने वाली कार्रवाई उन लोगों से मिल रही है और उनसे कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखा रही है। वहीं बीआरएस के जो लीडर हैं वो टी हरीश राव जो पूर्व मंत्री भी थे, वो भी जा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप इस तरह की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, पहले आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद आप इन चीज़ों को सुरक्षित कीजिए। तो इस वक्त हैदराबाद में हाइड्रा और ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उससे कहीं ना कहीं घिरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी भी कांग्रेस पे हमलावर है हाइड्रा को लेकर के, बीआरएस भी कांग्रेस पे हमलावर है हाइड्रा को लेकर के, और यहाँ की जो पार्टी एमआईएम है वो भी कहीं ना कहीं हमलावर ही है हाइड्रा को लेकर के, क्योंकि वो जो एरिया दिया गया उसमें कहीं ना कहीं बीआरएस की ही गवर्नमेंट है, बीआरएस के ही वहाँ पे लीडर्स हैं। तो सॉरी क्या बोलते हैं एमआईएम के ही लीडर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त तेलंगाना में शहर में हाइड्रा की कार्रवाई को लेकर के यहाँ की जो गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी सरकार है, वो पूरी तरह से घिरी हुई है जी। तो जैसा कि हाइड्रा को लेकर आए दिन केटीआर जो है रेवंत रेड्डी सरकार पर हमलावर रहते हैं, उन्होंने कल ही एक बयान देते हुए उन्होंने कल ही जैसे कि हमने कल भी जिक्र किया था इस बात का, उन्होंने कहा था कि मूसी से लूटो और दिल्ली में बांटो, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस ने अपना ये नारा बना लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है जो सौंदर्यकरण का पैसा है वो जनता से लूटना चाहते हैं रेवंत रेड्डी, और इस तरह से वो करके और जनता को बेघर करके और जनता के साथ जनता का समर्थन ना करके वो जनता की नज़रों में कहीं ना कहीं वो गिरते जा रहे हैं दिन ब दिन। और उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने भी ये कहा था कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। बिल्कुल, उन्होंने कहा था ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है जी। और कांग्रेस की सरकार इस वक्त गिराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपका अपोजिशन भी कमज़ोर है, आपके भी लीडर्स कांग्रेस में गए हुए हैं, ठीक है, और बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं नहीं अभी यहाँ पे जी। तो ये कहना कि कांग्रेस सरकार कमज़ोर है तो वो नहीं हो सकता है। कांग्रेस ये कि ये 5 साल तो चलाएगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से हाइड्रा की कार्रवाई हो रही है उससे एक बार फिर यही बात सामने आ रही कि हैदराबाद में जिस एरिया में हाइड्रा की कार्रवाई होनी है
वहाँ के लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि उन पे कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। जी जी जी। तो बात करते हैं बिहार की। इस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत ही उथल पुथल नज़र आ रही है। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। बीते 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर हैं, जिसको पीके के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक अपनी पार्टी का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम बता दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का नाम जनसुराज है और जो है उसमें जिस तरह से उन्होंने कल पार्टी का ऐलान किया, जिस तरह से उन्होंने बहुत टाइम से उन्होंने इस बारे में सोच रखा था, बहुत टाइम से वो इसकी तैयारियां भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने जो अपनी पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया है, जो कार्यवाही अध्यक्ष हैं, वो हैं मनोज भारती, जो कि 4 देशों के राजदूत भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का उनको अध्यक्ष बनाया है और कल वो अपनी पार्टी का जिस तरह से ऐलान कर रहे थे वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने पूरा दावा किया है कि आने वाले चुनाव में हम पूरे ज़ोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी के साथ उतरेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पीके की बात करें तो पीके ने जब ये यात्रा निकाली थी तभी से ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि कहीं ना कहीं पीके जो हैं अब राजनीति में आना चाह रहे हैं और ये राजनीति में आएंगे। लेकिन पीके ने इस बात को हर बार डिनाई किया कि नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ समाज को सुधारने के लिए, बिहार का जो वोटर्स है उसको कहीं ना कहीं आगाह करने के लिए इस यात्रा को निकाल रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो कल उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और वहीं उसके बाद एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि 2000 अभी जो साल चल रहा है 2024, इसी में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें हम चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं अगले साल 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 243 सीटों में से उन्होंने बोला कि अगर मैं 130 सीट भी जीत गया तो मैं ये समझूंगा कि ये जनसुराज और पीके की हार है। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं कम से कम मतलब जितनी ज़्यादा हो सके सीटें, जिस तरह से उन्होंने बोला कि 130 सीट अगर मैं जीत गया तो मैं ये नहीं समझूंगा कि ये कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ये मेरे लिए हार है और मैं 130 से ज़्यादा सीटें जीतूंगा तो शायद हम कुछ कर सकेंगे वहाँ पे। और जिस तरह से बिहार की बात की जाए तो बिहार में इस वक्त बाढ़ से बहुत लोग पीड़ित हैं, ठीक है। बाढ़ को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो हैं वो रातों को नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुसा हुआ है, खाना सही नहीं मिल रहा है। और जब आप ये भी एक बात ध्यान रखिए रिदा कि जब कुछ ऐसी आपदा आती है, बाढ़ वगैरह आती है, तो उसके बाद बीमारियां फैल जाती हैं क्योंकि पानी भरा होता है, पानी के साथ कचरा भी होता है, कचरे के बाद जब वो पानी ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं उससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो बिहार गवर्नमेंट में इस वक्त जो एनडीए की सरकार है वहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जिस वक्त बिहार में बाढ़ आई थी उस वक्त वो दिल्ली में थे और वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो उस वक्त जो हैं वहाँ थे दुबई में। अब देखा जाए तो ये लोग ट्विटर खेल रहे थे, बस वो ट्वीट कर रहे थे कि बाढ़ आ गई है, ये होगा वो होगा। लेकिन आप अगर वहाँ पे नेता हैं और आप मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं तो आपको ऐसे वक्त में यहाँ होना चाहिए था। ऐसे वक्त में आप हों, आपकी जितने भी कार्यकर्ता हों, सबको उन लोगों के साथ जाना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा है कि पप्पू यादव जब भी ऐसी कोई वो होती आपदा होती तो पप्पू यादव हमेशा वहाँ पे लोगों से मिलने जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं और उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं वो। अब जिस तरह से हम बात करें कल की, तो कल जो हेलीकॉप्टर बिहार में बाढ़ से लोगों को बचाने गया हुआ था वो हेलीकॉप्टर ही बाढ़ में पानी में गिर गया, उसका इंजन ख़राब हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर मतलब किस तरह से बोलते कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें हैं। एक हेलीकॉप्टर आपका लोगों को बचाने के लिए गया और उसी को फिर निकालना पड़ा घसीट के, वहाँ से खींच के निकालना पड़ रहा था और निकल नहीं रहा था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर आप बिहार में जाके कहते हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार आ गई तो हम ये कर देंगे, इस बार हमारी सरकार आ गई तो ये कर देंगे। लेकिन अभी जो सरकार है बिहार में वो क्या हो रहा है उसमें आप देख सकती हैं रिदा कि कहीं ना कहीं रोज़ गोलियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं रोज़ एक या दो खबरें जो खबरें बनती हैं वो आ जाती हैं कि रेप हो रहा है। उसके बाद फिर आप एक दूसरे पे सिर्फ बयान देते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ये सही नहीं है। आपको अगर बिहार को आपने जो पैकेज दिया है उसके हिसाब से अगर काम करना है तो बिहार में इन चीज़ों का जो है, जिस तरह से बाढ़ आ रही है, बाढ़ आने का हर बार बिहार में रहता है कि हर बार बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से पहले आप उन चीज़ों को सही करें।
मतलब जो पानी वहाँ से नेपाल से छोड़ा जाता है उसका रूट डाइवर्ट करें, रिहायशी इलाकों में ना करके वो किसी मतलब वहाँ पे जो जंगलात इलाके हैं या खेती है, थोड़ी सी खेती ख़राब होगी लेकिन उन जगहों पे कर दें तो ये कम से कम चैन से जी तो सकेंगे, इनके बच्चे बीमार नहीं होंगे। कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, उनको निकालने के लिए वो जा रहा है हेलीकॉप्टर तो वो भी गिरा जा रहा है उसी में, तो ये सही नहीं है। बिहार में जिस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और बीजेपी वहाँ पे अपोजिशन में थी, उस वक्त बिहार में ये बोला जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब तो वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही हैं। अब क्या हो रहा है वहाँ पे, अब कौन सी अच्छी चीज़ें सामने आ गई हैं? जी जी जी। अब भी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उस वक्त होती थी। उस वक्त जो चीज़ें होती थी उस वक्त ये बोला जाता था कि बिहार इस वक्त लालू यादव के साथ हैं तो इस तरह की गोलीबारी हो रही है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो आप बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी इतनी साफ़ सुथरी पार्टी है, लोग मतलब अगर देखा जाए बीजेपी कहती है कि हम बहुत साफ़ सुथरी पार्टी हैं, हमारे इसमें कुछ भी नहीं होता है, कहीं भी घोटाला नहीं होता है। और देखा जाए तो बीजेपी जो है सबसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं पलटने वाली पार्टी है। जी जी। अगर बीजेपी आज किसी नेता पे इल्ज़ाम लगा रहे कि इसने इतने करोड़ का घोटाला किया है, तो वही नेता कल अगर बीजेपी के साथ आ जाता है तो उसके बारे में फिर लोग ट्वीट डिलीट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा पलटने वाली पार्टी बीजेपी है। वहीं जिस तरह से जब वो थे क्या बोलते हैं नीतीश कुमार थे, उनके साथ लालू के साथ आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, उस वक्त नीतीश कुमार मतलब देश के सबसे बुरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीजेपी हमेशा बोलती थी कि देश के सबसे बुरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन आज वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एनडीए के साथ हैं तो वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह आपने बात की पीके की, तो पीके ने भी कहीं ना कहीं एक ऐसा दांव खेला है कि पीके ने कल जब इस बात का ऐलान किया उससे पहले से भी और कल भी उन्होंने आरजेडी और जेडीयू पे बहुत ज़्यादा हमले किए हैं। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत हमले किए हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू यादव को लेकर के बहुत हमले किए हैं। अब देखना ये है कि आगे आने वाले 2025 के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें पीके की पार्टी की रणनीति क्या होगी। जी, तो जैसा कि आपने बोला बिहार की स्थिति बहुत ही भयावह है, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं और वहाँ पर लोग परेशान हैं घरों में पानी आने की वजह से। हालांकि वहाँ की सरकार जो है वो विशेष दर्जा दिलाने की बात भी कहती है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात नीतीश कुमार ने भी की थी, विशेष राज्य दर्जा मतलब उसके लिए आरजेडी भी बोल रहा था, लेकिन जब उनको विशेष पैकेज ऑफर हुआ तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया फिर कि हमें राज नहीं चाहिए, हमें विशेष पैकेज चाहिए। तो अब उस पैकेज का वो क्या कर रहे हैं ये आपके सामने। बाढ़ आ रही है, लोग उस बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको जो है वहाँ के लोगों ने कल जो बताया था वो ये कहा था कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं यहाँ पे जहाँ बाढ़ है लेकिन वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुँची है। वहाँ के जो गाँव वाले हैं वो आपस में ही एक वो करके बातचीत करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं है। जी, तो कल ही जो है तेजस्वी यादव जो हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि 2008 में बिहार में आई बाढ़ को याद कीजिए, तब केंद्र में यूपीआई की सरकार थी। कांग्रेस के बाद केंद्र में दूसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी आरजेडी और उसके नेता केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर बिहार आए थे। लालू जी ने सकारात्मक राजनीति का अकल्पनीय अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री को बाढ़ की भयावह स्थिति से अवगत कराया था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जो है पीएम मोदी से बाढ़ की स्थिति में बात करने से डरते क्यों हैं, वो उनसे मिलने से क्यों डरते हैं। उन्होंने इस तरह से आप अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्य में इस तरह की बाढ़ जैसी स्थिति है तो आप जब उस वक्त दिल्ली में ही थे तो आपको प्रधानमंत्री से मिल करके बात करनी चाहिए थी और उसके लिए कोई समाधान निकालना चाहिए था, क्योंकि नेपाल से पानी आ रहा है। और देखा जाए तो नेपाल और हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती है जी। उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उनको बात करनी चाहिए कि इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही हैं और फिर उनको जो है उस एरिया को कहीं ना कहीं ब्लॉक करना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे वहाँ पे बाढ़ ना आए, आम लोग परेशान ना हो, क्योंकि आम लोग परेशान होते हैं उसके बाद बीमारियाँ पैदा होती हैं, आपके पास डॉक्टर्स की भी कमी है। तो काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे बिहार में इस वक्त। और जिस तरह से एनडीए कहती है कि बिहार में सब कुछ जो है कुशल मंगल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी,
तो बात करते हैं इस वक्त जो विधानसभा का जो माहौल चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव पूरे हो चुके हैं, अच्छी खासी वोटिंग भी हुई थी और आने वाले दिनों में हरियाणा में भी 5 अक्टूबर को चुनाव होना बाकी है, 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। और बात करें आने वाले वक्त की, जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होने वाले, तो वहाँ पर सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हैं, मंथन कर रही हैं। इसी कड़ी में जो महायुति के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उन्होंने कल जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है वो सीट बंटवारे को लेकर हुई है। हालांकि देखा जाए दूसरी पार्टियों के नेता भी अपने अपनी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बात कर रहे हैं और अजीत पवार ने इसी कड़ी में बात करते हुए, उन्होंने देखा जाए तो पिछले दिनों उन्होंने जो बातें कही थी, ऐसा लग रहा था कि वो अपने पार्टी से अलग होकर जो वो बातें कर रहे हैं। नहीं, पार्टी से अलग नहीं, अलायंस से अलग, अगेंस्ट में। बिल्कुल। अब जिस तरह से उन्होंने बोला है कि कुछ बयानवीर जो हैं वो उल्टे सीधे बयान देते हैं, उनको समझ के बयान देना चाहिए और मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकता हूं क्योंकि वो दूसरी पार्टी से हैं। हालांकि अलायंस में हैं बीजेपी के नेता नीतीश राणे, जो हमेशा मुसलमानों को लेकर के उल्टे सीधे बयान देते हैं, जी। इनका निशाना उस पे था। वहीं अगर अजीत पवार की बात करें तो उन्होंने बोला है कि जो हमें सीटें मिलेंगी उसमें से 10% सीटें जो हैं मैं अल्पसंख्यक समाज को दूंगा और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं देश में या महाराष्ट्र में इस बिना पे कोई काम नहीं करूंगा, कोई बयान नहीं दूंगा जिससे दो समुदाय या किसी धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचे जी। तो देखा जाए तो अब इस वक्त वो एनडीए में हैं, लेकिन उनकी जो एनडीए से एक वो है मतलब एनडीए में या बीजेपी में जो लोग हैं नीतीश राणे टाइप के, उनसे कहीं ना कहीं अलग उनकी वो है मेंटेलिटी। वहीं अगर बात करें इस वक्त वहाँ की, तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत आगे बढ़ रहा है। नीतीश राणे ने जो बयान दिए हैं उसको लेकर के अजीत पवार पहले भी बोल चुके हैं। उन्होंने पहले भी कुछ मतलब इससे मुताल्लिक बोला था कि इस तरह के बयान किसी को नहीं देने चाहिए जिससे दो समुदायों के आपस में जो है कहीं ना कहीं मतलब एक क्या बोलते हैं इख्तिलाफ पैदा हो जाए। और वहीं अगर बात करें वहाँ की महाराष्ट्र की, तो ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ की जो बीआरएस पार्टी है वो एनसीपी एससीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसमें जो है अपनी शमूलियत ले लेगी, क्योंकि वहाँ पे एक क्या बोलते हैं जो ये हैं शरद पवार, उनकी पार्टी को लोग बहुत पसंद करते हैं और बीआरएस उसके साथ जाने की वो क्या बोलते हैं मर्ज हो जाएगी उसमें। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस पर अभी पूरी डिटेल सामने आई नहीं है। लेकिन अभी तक जो खबर आई है कि बीआरएस जो है महाराष्ट्र की विंग जो है बीआरएस, वो एनसीपी एससीपी के साथ मर्ज हो जाएगी। जी। तो बात जो महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है इस वक्त, वहाँ पर जो 288 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, हालांकि देखा जाए जिस तरह से अजीत पवार ने डिप्टी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात की है अपनी सीटों के बारे में, तो परसों भी एक जो अमित शाह का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम सबको मिलकर जो है चुनाव लड़ना है और हमारे बीच जो मतभेद हैं उनको दूर करना है। और साथ ही उन्होंने एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिस संगठन के कार्यकर्ता और नेता अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं वो संगठन कभी भी सफल नहीं होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नेताओं को एक चेतावनी देते हुए कहा है, एक क्या बोलते हैं एक नसीहत देते हुए उन्होंने ये बात की है कि अगर हम साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन टूट जाएगा, हम टूट जाएंगे, हमारी पार्टी टूट जाएगी। और जैसा कि विधानसभा चुनाव में इस वक्त जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो चुके हैं, उनके रिजल्ट देखकर कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी डरी हुई महसूस कर रही है खुद को। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।